अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश ही होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेट इक्वेशन या रेट लॉ इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब ज़रा देख लें, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपको याद हो, उसमें लास्ट एक टर्म आया था कंसंट्रेशन का। ये कंसंट्रेशन हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह इफेक्ट करता है। तो मैंने आपको बताया था कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना। कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस तरह रिलेट करते हैं, इनके बीच जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और इसके लिए हम पढ़ते हैं रेट इक्वेशन या रेट लॉ इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन, और ये हमें सिलेबस में भी दिया गया है। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज हम रेट इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं और ये होगा हमारा लेक्चर 03 फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। तो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज अ रेट इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ इक्वेशन, आपको जो भी कहते हैं मतलब बराबर है। तो इट इज एन इक्वेशन, आप इस तरह लिख सकते हैं, इट इज एन इक्वेशन विच एक्सप्लेन the which explains the relationship between rate of reaction and the concentration of all the reactant species in a reaction। तो रेट इक्वेशन क्या है? ये एक इक्वेशन है जो हमें एक्सप्लेन करवाती है कि एक रिलेशनशिप को। कौन सा रिलेशनशिप जो कि मौजूद है कंसंट्रेशन के बीच और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच। आपके पास एक रिएक्शन हो रहा है। अब इस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टिंग स्पीशीज है, यहाँ पर मैं रिएक्टेंट की जगह रिएक्टिंग स्पीशीज लिख दूं। रिएक्टिंग स्पीशीज जो है एक रिएक्शन में, तो उन रिएक्टिंग स्पीशीज के कंसंट्रेशन के और उस रिएक्शन का रेट के बीच जो रिलेशनशिप होगा वो किस तरह होगा, ये एक्सप्लेन करवाएगा ये हमारा जो रेट इक्वेशन है। तो याद रखें कि दिस रिलेशनशिप, यहाँ पर आप लोग ये पॉइंट लिख सकते हैं कि दिस रिलेशनशिप इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसलिए मैं आपको ये नहीं बता सकता कि लेट सपोज आप फलाने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो आपके रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा या फोर्थ हो जाएगा या सिक्स हो जाएगा। तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दिस रिलेशनशिप इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, therefore can only be determined through experimental ऑब्जर्वेशन। थ्रू एक्सपेरिमेंट, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, थ्रू एक्सपेरिमेंट या थ्रू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। जो डेटा आपको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बाद मिल जाती है, वहां से फिर आप इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट वे जिसके जरिए आप एक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स है उनकी कंसंट्रेशन के और उस रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन के बीच रिलेशनशिप आप मालूम करेंगे। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसके अलावा कोई भी मेथड नहीं है कि आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करवा सके। तो ये असल में ये रेट इक्वेशन हम किस तरह लिखते हैं और ये हम क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन से शायद आपको इतना वाज़ेह नहीं हो जाएगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते, एक रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल नंबर 1। और इसमें मैं कहता कि मेरे पास एक ए रिएक्टेंट और एक बी रिएक्टेंट रिएक्ट करके मुझे प्रोडक्ट सी दे रहा है। क्या दे रहा है? प्रोडक्ट सी। अब लेट सपोज मैं कहता हूं कि मैंने जब कंसंट्रेशन ऑफ ए को क्या किया, जब मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर लिया तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी क्या हुआ? डबल हुआ। यानी ये हम लेट सपोज हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया और एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि जब हमारे पास एक ही कंसंट्रेशन जो पहले से थी उसको हमने डबल कर दिया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन पहले से था वो उसका डबल हो गया। लेट सपोज ये 0.5 मोल पर लीटर पर सेकंड था और ये 0.5 मोल पर लीटर था। तो जब हमने इसको 0.10 मोल पर लीटर कर दिया तो ये 0.10 मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स हो गया। मतलब इसको डबल करने से ये भी डबल हो गया। तो मैं लिखूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 के। क्लियर है?
अब मैं कहता कि यहाँ पर जो बी है रिएक्टेंट बी, लेट सपोज इसकी कंसंट्रेशन को, ये आपको पता है कि ये जो एक्टिव मास का साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन को। तो लेट सपोज मैंने कंसंट्रेशन ऑफ बी को क्या कर दिया, डबल कर दिया, डबल कर दिया, तो कंसंट्रेशन सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन जो था हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन वो इसके साथ भी क्या हो रहा था, डबल हो रहा था। तो मैं क्या लिखूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर ऑफ 1। अब ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 ये रिप्रेजेंट करता है कि जब आप बी की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगा, जब आप ए की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगा। अब यहां से मैं इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन को किस तरह लिखूंगा, यहां पर देख ले कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास डायरेक्टली रिलेट हो जाएगा ए की पावर ऑफ 1 के इंटू बी की पावर ऑफ 1 के, या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर ऑफ 1 इंटू बी की पावर ऑफ 1। तो के को हमने एज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया, लेकिन यहाँ पर इस के का नाम क्या है, इसके का नाम है रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इसके बारे में हम बाद में डिटेल से डिस्कस करने वाले, क्योंकि रेट कांस्टेंट हमारे सिलेबस में मौजूद है। तो जरा देख ले दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपको मिल गया, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रेट लॉ इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन। और ये रेट लॉ इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन हर रिएक्शन के लिए अलहदा अलहदा होगा। यानी आप इस तरह नहीं कर सकते कि ये आप किसी भी रिएक्शन, एक रिएक्शन का रेट इक्वेशन है वो आप दूसरे रिएक्शन के दूसरा, लेट सपोज आपके पास n2 + 3 gives us 2n3 का रिएक्शन है, तो इसके लिए आपने रेट ला एक्सप्रेशन निकाला। अब आप इसको NO + O2 2NO2 या क्या आता है आप लोग देख लीजिए, SO2 + O2 हमें क्या देता है, SO3 देता है, तो वो नाइट्रोजन वाला हम SO3 पर भी अप्लाई कर सके, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। हर रिएक्शन के लिए हमारे पास रेट ला एक्सप्रेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये हो गए हमारे पास क्या, रेट ला एक्सप्रेशन। अब शायद यहाँ से आपको थोड़ा वाज़ह नहीं हुआ होगा, तो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। और वही एग्जांपल लेता हूं कि जिसमें हमारे पास 2a है और 3b है और हमें क्या दे रहा है, 4c यानी ब्रैकेट c दे रहा है। तो यहाँ पर मैं कुछ और कहता हूं, मैं ये कहता कि यहाँ मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ a को जब मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हुआ, वो भी डबल हुआ। वो क्या हुआ, डबल हुआ। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर ऑफ 1। और मैं ये कह सकता हूं कि लेट सपोज हमने जब बी की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो क्या हुआ, वो या इस तरह मैं क्या कह दो, रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास 4 टाइम्स बढ़ा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, 4 टाइम्स बढ़ गया। अब जरा देख ले, ए के साथ ए को डबल करने से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डबल हुआ, और बी को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ा, यानी यहाँ पर 2 टाइम्स बढ़ा है, यहाँ पर 4 टाइम्स। तो बी के साथ, बी की कंसंट्रेशन के साथ हमारा रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह रिलेशनशिप में होगा, बी की पावर ऑफ 2, बी की पावर ऑफ 2। तो अब हम इस रिएक्शन के लिए हम रेट इक्वेशन को किस तरह लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर ऑफ 1 इंटू बी की पावर ऑफ 2। यहाँ पर मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन ऑलरेडी के में, यानी प्रोपोर्शनलिटी का साइन मैंने कांस्टेंट के साइन में चेंज किया है, इक्वलिटी के साइन में चेंज किया और के का कांस्टेंट लगा दिया। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर हमने ये चीज़ पहले लगाया था, फिर इसको हमने इक्वल में चेंज किया, यहाँ पर मैंने ये चीज़ नहीं लगाया, डायरेक्ट वो कर दिया। आपको समझ में आ रही है। तो अब ऐसे कंडीशन के लिए मेरा रेट इक्वेशन क्या होगा, ये होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ आपने कहाँ से निकाला होगा, एक्सपेरिमेंट से आपने ये चीज़ निकाला होगा। क्लियर है। तो याद रखे कि यहाँ पर यानी 1 की जगह आपके पास, अब ये 1 क्या है, पॉजिटिव में है, ये 2 भी पॉजिटिव में है, यहाँ पर भी 1 और 1 पॉजिटिव में है। तो ये जो पावर है, ये जो पावर ये आपके पास पॉजिटिव में भी आ सकता है, ये पावर आपके पास नेगेटिव में भी आ सकता है, ये पावर आपके पास फ्रैक्शन में भी आ सकता है। यहाँ पर देख ले आपके पास पॉजिटिव में आ गया, तो ये हम कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल भी देखते हैं जहां पर ये चीज हमारे पास नेगेटिव में आ जाए। तो मैं इसको मिटाता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने लिखा होगा। लेट सपोज अब मैं अब इस रिएक्शन के लिए क्या कर लेता हूँ, यानी वही एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल 3, यानी एग्जांपल 3 कोई डिफरेंट एग्जांपल नहीं, लेकिन हम कुछ डिफरेंट सोचते हैं इसके लिए। वही 2a + 3b है हमारे पास, और वो हमें 4c दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक और सपोजिशन देते हैं, और वो सपोजिशन क्या है कि लेट सपोज कि जब हमने ए की कंसंट्रेशन को क्या किया, डबल कर दिया, जब हमने ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन, याद रखें कि रेट ऑफ रिएक्शन हम सिंपल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या हुआ,
हाफ हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, हाफ हुआ। यानी ए की कंसंट्रेशन जब आप बढ़ा रहे थे तो बी का कंसंट्रेशन उतना ही आपके पास, सॉरी ए की कंसंट्रेशन जब आप जितना बढ़ा रहे थे तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना आपके पास घट रहा था, हाफ, ये डबल कर दिया तो ये हाफ हुआ। तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहां से आप इस तरह लगा सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए की पावर -1। ये ऊपर उठाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं दूसरी बात क्या कर सकता हूँ कि बी की कंसंट्रेशन को जब हमने क्या किया, 4 टाइम्स बढ़ा दिया, लेट्स सपोज इसको हमने 4 टाइम्स बढ़ा दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो मेरे पास डबल हुआ, यानी सिर्फ 2 टाइम्स बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास डायरेक्टली रिलेशनशिप में है अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2। कि जब आप बी की कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स बढ़ा रहे थे तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास सिर्फ 2 टाइम्स बढ़ गया। 2 टाइम्स के लिए हम 1 लगाएंगे, 4 टाइम्स के लिए हम 2 लगाएंगे, 3 टाइम्स के लिए हम 6 टाइम्स के लिए हम 3 लगाएंगे, 8 टाइम्स के लिए हम यहाँ पर 4 लगाएंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं? तो जरा देख ले, यहाँ से हम अब इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ इक्वेशन हम किस तरह लिखते हैं जरा देख ले। ए के साथ रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह रिलेटेड है, ए के साथ हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह रिलेटेड है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए की पावर -1 इंटू बी की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2। या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर, यहाँ पर 0.5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, 1/2 या 0.5 इक्वल होते हैं। तो जरा देख ले, हाँ सॉरी मैंने यहाँ पर माइनस नहीं लगाया। ये टर्म्स मैंने कहा था आपसे कि ये मेरे पास माइनस भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। सो ये हो गई हमारे पास रेट लॉ इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड रेट लॉ इक्वेशन या रेट इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन। और ये आपको क्या बता रही है, ये आपको बता रही है relationship between the concentration of reactants and the rate of this reaction के। अगर इस रिएक्शन में जो आपके पास जो रिएक्टेंट्स मौजूद है, रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी, उसमें से किसी भी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप बढ़ाते हैं तो उसके रेट को क्या हो जाता है, बी की कंसंट्रेशन को आप चेंज करते हैं तो इसके रेट को क्या हो जाता है। और याद रखें कि यहाँ बुक्स में लिखा गया होता है कि the relationship between the concentration of reactants and rate of reaction, लेकिन ये सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड नहीं करता हमारा रेट, वो कभी कभी हमारे प्रोडक्ट्स पर भी डिपेंड करता है। सो यहाँ पर हमारे पास कभी कभी प्रोडक्ट्स के भी कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगे। सो रेट इक्वेशन is an equation which explains the relationship between the concentration of reactants or products and the rate of this reaction। तो ये होगा हमारे पास रेट इक्वेशन की डिफिनीशन। अब जरा देख ले, यहाँ पर हम, ये तो हमारे पास स्पेसिफिक रिएक्शंस हो रहे हैं, हम एक जनरल रिएक्शंस करते हैं और एक जनरल रेट लॉ इक्वेशन बनाते हैं, एक जनरल रेट लॉ इक्वेशन। और वो क्या हो जाएगा, लेट्स सपोज मेरे पास एक एग्जांपल नंबर 4 है और इस एग्जांपल नंबर 4 में इस बार मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 2a प्लस 2b गिव्स अस 2c। हम कुछ भी लिख सकते हैं, अभी तो हम सपोजिशन करते हैं ना। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जब हमने ए की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, जब हमने ए की कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया, क्या किया, चेंज किया। अब हमें नहीं पता हमने क्या किया है, चेंज किया है, यानी एक्सपेरिमेंट के बाद हमें एक्सपेरिमेंट के बाद पता चलेगा कि हमने कौन सा चेंज किया है, इंक्रीजिंग चेंज किया है या डिक्रीजिंग चेंज किया है, कितना इंक्रीज किया है, कितना डिक्रीज किया है। लेकिन हमने इसको चेंज किया तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, एक्स टाइम चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, एक्स टाइम चेंज हुआ, इट चेंज्ड एक्स टाइम। तो एक्स टाइम चेंज हमें नहीं पता कि ये एक्स टाइम डिक्रीज हुआ या एक्स टाइम इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ ये भी नहीं पता। इसी तरह हमने बी की कंसंट्रेशन को क्या किया, चेंज किया, तो हमारे पास आर जो था वो वाई टाइम क्या हुआ, चेंज हुआ, वाई टाइम चेंज हुआ, वाई टाइम चेंज। तो अब हमें y का भी नहीं पता कि y यानी हमारे पास इसके साथ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है ये हमें नहीं पता। तो हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर
x इंटू बी की पावर y, ए की पावर x इंटू बी की पावर y। यहां से हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k इंटू ए की पावर x इंटू बी की पावर y। तो ये हो गई हमारे पास जनरल रेट लॉ इक्वेशन। अब ये आप किसी भी एक रिएक्शन पर अप्लाई कर सकते हैं, जनरल रेट लॉ इक्वेशन। तो आपने ये वाला लिखना है जनरल रेट लॉ इक्वेशन। जब आप रेट लॉ इक्वेशन को लिखेंगे तो फिर इसका डिफिनेशन आप कुछ यूज सेट करेंगे। अब जरा देख लो यहाँ पर ये जो टर्म्स है, मैं इसको बता दूं कि ये क्या क्या है आपके पास। ये जो ए है इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये जो बी है ब्रैकेट के अंदर इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बी, और ये जो हमारे पास एक्स है इसको हम कहते हैं रे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ए, और ये जो हमारे पास y है ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन b, और x जमा y जो है इसको हम कहते हैं n, और n क्या है हमारे पास और ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो x की वैल्यू जो है यहाँ पर याद रखें, x की वैल्यू जो है ये हमारे पास क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ये हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है, और ये हमारे पास फ्रैक्शन में भी हो सकती है। x की वैल्यू हमारे पास मैंने यहाँ पर बताया ना आपको कि इसकी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है, और पॉजिटिव में भी हो सकती है, जिस तरह मैंने पिछले एग्जांपल्स में आपको समझा दिया। इसी तरह y भी जो है y भी हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन में हो सकते हैं तो x वो n क्या है, n इज इक्वल टू x जमा y। तो n भी हमारे पास क्या हो सकता है, n भी हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड फ्रैक्शन में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर और हमारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वहां से ये चीज हमें मालूम होगी। और एक टर्म यहाँ पर एक और हमें नजर आ रहा है, और वो क्या है, के हमारे पास क्या है यहाँ पर। तो के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन के बारे में हम पहले में सिर्फ इसको लिख दो कि ये जो के है हमारे पास, या आप खुद लिख दे के हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट, ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अब यहाँ से देख ले, मैंने एक इक्वेशन इस तरह लिखा था, अगर आपको याद हो, एक इक्वेशन हमने ये लिखा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1। एक इक्वेशन इस तरह लिखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 2। और एक इक्वेशन हमारे पास इस तरह आया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर -1 इंटू बी की पावर 0.5। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं कि जब आप ए के बारे में इस रिएक्शन का ऑर्डर पूछेंगे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो मैं आपको आंसर दूंगा कि दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर आप पूछेंगे कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो मैं आपको जवाब दूंगा कि दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि फाइंड the order of reaction or all order of reaction of this reaction, तो मैं आपसे कहूंगा कि this is a second order of reaction, क्योंकि 1 जमा 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हम अब पॉजिटिव में लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी इसको हम ऐड करेंगे, सम अप करेंगे, तो मेरे पास आंसर आएगा 2। सो दिस इज अ सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब आपके पास इस तरह की वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। इसके लिए हमारे पास in terms of concentration of A हमारे पास order of reaction क्या है, फर्स्ट। in terms of concentration of B हमारे पास order of reaction क्या है, सेकंड। लेकिन और all order of reaction क्या है, 3। और इसके लिए अगर हम देख ले तो यह हम क्या कह सकते हैं, -1 में है, -1, और यहाँ पर हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, लेकिन आप इसको जमा करेंगे तो क्या आएगा, -0.5। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास -0.5 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की भी अगर मैं आपसे कुछ बता दूं कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अब ये वाला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये इसके लिए नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास ये वाला इक्वेशन है, और इस इक्वेशन से हम इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। ये इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल के लिए था,
ये एक क्वेश्चन मेरे पास सेकंड एग्जांपल के लिए था। सो दिस इज दी, और यहाँ पर जब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद रखें, आप हर बार निकालेंगे ओवरऑल ऑर्डर, बार बार आपसे, यानी ज्यादातर वो आपसे ओवरऑल ऑर्डर ही पूछता है, तो इसके लिए ये वाला क्या होगा, सेकंड ऑर्डर, और ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट दिस थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास कौन सा था, वो सेकंड एग्जांपल वाला, और ये यहाँ से जो बनता है वो वाला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। लेकिन ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसका है, इस रिएक्शन का। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको आप जरा डिफाइन करें। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, दी सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, या आप पावर्स भी कह सकते हैं, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स या पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स, ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स। अब ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स है, और ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स, और ये कंसंट्रेशन टर्म्स है किसके, ऑफ रिएक्टेंट्स। तो बुक में तो यही लिखा है कि ऑफ रिएक्टेंट्स, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कह दूं ऑफ प्रोडक्ट्स भी आप कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी आएगा। सो द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स या पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स in a rate law expression, in a rate law expression, जो आपके पास ये एक रेट लॉ एक्सप्रेशन है, इसमें जो मौजूद है ये चीज है, इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एक रेट लॉ एक्सप्रेशन है, उसमें रिएक्टेंट्स है और उसके कंसंट्रेशन टर्म्स है, उसके ऊपर पावर्स है, तो इस पावर्स को आप जमा करेंगे, ये जो है ये आपके पास क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको क्या बताता है, वो तरीका बताता है, वो निशानदही आपको कराता है जिस तरीके में आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन आपस में रिलेटेड है। यानी यहाँ से आपको ये पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन और ए आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ बी आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ ए आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ बी आपस में किस तरह रिलेटेड है कि अगर आप बी की कंसंट्रेशन को 1 टाइम्स बढ़ाते तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स बढ़ाता है, तो ये भी आपको ये वाला निशानदही कराता है। तो ये हो गए हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन और कुछ एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ आपका रेट इक्वेशन का टॉपिक हो जाता है खत्म। इसके बाद हम इंशाल्लाह रेट कांस्टेंट को पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ रेट कांस्टेंट। तब तक के लिए आप अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज, तब तक के लिए।